हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 215। इससे पहले इस कहानी के 214 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। दादाजी ने भी अपनी छड़ी निहाल की कमर पर जोर से मारी और बोलते हैं कि ये ना चंद्रकला वाले डायलॉग मेरे साथ मत ही मारा कर, समझा ना। किसी दिन पिट विट जाएगा मेरे हाथों से, कुछ नहीं होगा हमारे नील को। हमारा नील बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। चलो अब सब अपने अपने कमरे में जाओ, और हाँ, हमारे नील के लिए सब दुआ करना, हमारा नील जल्दी से ठीक हो जाए। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो सबने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन किसी के चेहरे पर भी अब कोई भी मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। सबको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं सच में नील को कुछ हो ना जाए, और अगर उसे हो गया तो फिर क्या होगा। अगर उनके बड़े पापा को कुछ भी गलती से हो गया तो फिर सब कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो वहीं निहाल ने भी अब दादाजी को संभालते हुए उसकी कमरे की तरफ रुख कर दिया। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिया रुद्र को लेकर एक कमरे में आ गई थी। जिया रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि रुद्र, श्योर हो कि तुम अपनी किडनी नील को दोगे। तो रुद्र ने काफी ज्यादा हैरानी से जिया की तरफ देखा और कहा कि कैसी बातें कर रही हो आप दी, आप क्या चाहती हो कि मेरा भाई मेरी आंखों के सामने ही मर जाए? क्या मैं अपने भाई को अपनी किडनी भी नहीं दे सकता हूँ क्या? जिया कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसने भी अब बेड की तरफ उसे इशारा करते हुए कहा कि तो ठीक है, फिर वहां पर जाकर लेट जाओ और खुद को संभालना। ना बीपी हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए, वरना ऑपरेशन नहीं होगा, और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। तो रुद्र ने भी आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस ली और फिर जाकर आराम से बेड पर लेट जाता है। तब तक जिया ने भी एक इंजेक्शन तैयार कर लिया था, और फिर वो इंजेक्शन तैयार कर ही रही थी तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रोहान अंदर की तरफ आ जाता है। जिया ने रोहान की तरफ देखा और थोड़ा सा हैरान होते हुए कहा कि मुझे मेरा काम करने दोगे या फिर तुम अब अपने पापा को गले लगाने के लिए यहाँ पर आ गए हो? बताओ क्या करना चाहते हो? इतने दिनों से अपने पापा को गले नहीं लगा पाए थे क्या? रोहान भी अब जिया की तरफ देखकर बोलता है कि गले लगाने नहीं आया हूँ सासू माँ, कुछ बात करनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कहकर वो रुद्र की तरफ गया तो फिर जिया ने भी रोहान की तरफ देखते हुए कहा कि रोहान, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, नील की तबीयत बिगड़ती जा रही, उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, समझे? तुम जल्दी से बात कर लो, समझने की कोशिश करो तुम। अभी मैं तुम्हारे पापा को इंजेक्शन लगाऊंगी और फिर उसके बाद रुद्र बेहोश हो जाएगा और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में दोनों को ही शिफ्ट भी करना पड़ेगा, दोनों का ही ऑपरेशन करना है। तुम जल्दी जल्दी से जो करना है तो करो, नहीं तो हाथ जोड़कर कह रही हूँ तुमसे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तो रोहान बोलता है कि प्लीज सासू माँ, एक बात कान खोलकर सुन लो आप, अगर मेरे पापा या बड़े पापा में से किसी को भी गलती से कुछ भी हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में आग। तो जिया भी अब बेपरवाह से इंजेक्शन में लिक्विड भरते हुए बोलती है कि तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझे? तुम अब निकलो यहाँ से, निकलो चुपचाप यहाँ से, वरना ये इंजेक्शन तुम्हारे पापा को नहीं तुम्हें ही लगा दूंगी, समझे ना? इतना कहकर वो रुद्र के पास आई और फिर रुद्र ने भी रोहान की तरफ देखा और फिर तब तक जिया रुद्र के हाथ में इंजेक्शन लगा चुकी थी। रुद्र की आंखें अब हल्की हल्की सी खुली हुई थी और रोहान वो अपने पापा की आंखों में बस देखे जा रहा था, और धीरे धीरे रुद्र की आंखें अब हल्की हल्की सी बंद हो गई थी। रोहान को दिल ही दिल बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी और साथ ही साथ टेंशन भी। अवनी को धीरे धीरे होश आ गया था तो फिर उसने भी अपनी आधी आंखें खोली तो उसके सामने भी निव्यांश को उसने पाया। तो निव्यांश को देखकर उसकी आंखें एकदम से भीग गई थी और फिर से दिल में बेचैनी उठ चुकी। निव्यांश जल्दी से अवनी के पास आया और फिर उसने अवनी को हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवनी भी अब पूरी आंखें खोलकर निव्यांश की तरफ देखकर थोड़ा सा परेशानी से बोलती है कि अब तेरे पापा कैसे हैं? तो निव्यांश बोलता है कि ऑपरेशन थिएटर में है पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ प्लीज आप टेंशन मत लो। इतने में ही अवनी की नजर दरवाजे पर खड़े रोहान पर जाती है। रोहान को देखकर उसकी आंखें अब और भी ज्यादा भीग गई थी और उसके दिल में तो अब बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने अपना एक हाथ उठाकर रोहान की तरफ देखा और फिर अपने पास आने का इशारा किया और फिर रोहान भी जल्दी से अपनी बड़ी माँ के पास आता है और अगले ही पल अवनी की आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगते हैं और उसकी आंखें पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। एक तरफ निव्यांश अवनी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ रोहान ने भी अवनी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों ही अब अवनी को बहुत ही ज्यादा दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। रोहान ने भी अवनी के हाथों को प्यार से चूमते हुए कहा कि बड़ी माँ मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना, यकीन मानो, मैं बड़े पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, बस आप हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा हमारे बड़े पापा को, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। अवनी की आंखों से आंसू तो बस लगातार बह जा रहे थे। फिर वो धीरे से बोलती है कि अगर नील को कुछ भी हो गया ना तो फिर मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। रोहान
रोहान, मैं मेरे नील के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। रोहान बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा बड़ी माँ, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि बड़े पापा को कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने धीरे से अब अवनी को उठाकर बेड पर बैठाया, लेकिन अवनी तो जैसे पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। उसने रोहान को देखकर नम आंखों से फिर से कहा कि एक बार पहले भी तेरे बड़े पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस वक्त तो किस्मत ने उन्हें मुझसे मिलवा दिया था और हम दोनों फिर से एक हो गए थे। लेकिन इस बार अगर तेरे पापा मुझे छोड़कर गए ना तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसी दिन। मैं मेरे नील के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, एक पल भी मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज कुछ करो। ये कहते कहते वो अब और भी ज्यादा तेज तेज रोने लगी थी और तभी दरवाजे से आवाज आती है कि ए भाभी की बच्ची, ऐसे कैसे हमारा नील हमें छोड़कर चला जाएगा? हम हमारे नील को इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे, कहीं नहीं जाएगा हमारा नील। अवनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो शुभ वहां पर खड़ा हुआ था। शुभ भी जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। वैसे तो उसे रुद्र ने यहाँ पर आने के लिए सख्त मना किया था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और वो भी वहाँ पर आ जाता है चुपचाप बिना किसी को बताए। वो भी हॉस्पिटल आ गया था। शुभ भी जल्दी से अब अवनी के पास आता है और फिर उसके पास बेड पर बैठता हुआ फिर से बोलता है कि भाभी की बच्ची, तुझे याद है ना एक बार पहले भी नील के बारे में सुनकर तू ऐसे ही बेहोश हो गई थी और उस वक्त मैंने ही तुझे संभाला था और उस वक्त ये पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो? अवनी काफी ज्यादा हैरानी से शुभ को देख रही थी। एक ऐसा ही शुभ था जो हर सिचुएशन में मजाक कर लेता था और फिर इतने में ही शुभ ने फिर से हंसकर कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नियति की डिलीवरी से पहले ही तुम्हारी डिलीवरी भी हो जाए? मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अवनी के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने शुभ के बाजू पर मारकर एक हाथ कहा कि ओ छोटे शेर, मेरे साथ मजाक मत कर, समझा तू? मेरी हालत नहीं है मजाक करने वाली इस वक्त जो तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। शुभ बोलता है कि क्यों क्यों नहीं हालत है, सब कुछ तो ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा, नील भैया को कुछ भी नहीं होगा। अरे रुद्र भैया, नील भैया को कुछ होने ही नहीं देंगे, थोड़ा तो विश्वास रखो हमारे रुद्र भैया पर। तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी रोहान भी थोड़ा सा बेचैनी से खड़ा होता है और फिर निव्यांश की तरफ देखकर बोलता है कि मैं अभी आया, तू बड़ी माँ के पास रुक और उनका ख्याल रख। निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अवनी के पास आकर बैठ जाता है। रोहान घूमकर निव्यांश के पास गया और फिर उसकी कमर को हल्का सा दबाता हुआ बोलता है कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू ना बिल्कुल भी फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बड़े पापा को, बस तू खुद को और बड़ी माँ को संभाल ले, समझा तू? तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए फिर से रोहान की तरफ देखा और कहा कि हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा करता हूँ मैं तुझ पर। रोहान वहाँ से चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं तो उसने खुद को एक बड़े से कमरे में देखा। उसकी नजर सीधा रोहान से जाकर टकराती है। रोहान भी हाथ बांधकर काफी देर से अपने पापा को ही देखे जा रहा था। वो बहुत देर से रुद्र के उठने का इंतजार कर रहा था। फिर वो धीरे से बोलता है कि पापा दर्द हो रहा है? तो रुद्र ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ। और नील कैसा है? तो रुद्र की बात सुनकर रोहान के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो बोलता है कि बड़े पापा का तो ऑपरेशन चल रहा है ना पापा, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो भी कैसे हैं? ये सुनकर तो रुद्र की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो बोलता है कि उसका ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, अभी तक उसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ। तो रोहान ने भी अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ पापा, बड़े पापा का ऑपरेशन चल रहा है अभी। आप बताइए, आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? रुद्र बोलता है कि हाँ दर्द तो मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा। इतना कहकर रुद्र ने थोड़ा सा दर्द वाला मुंह बनाया और फिर रोहान ने भी अपनी आंखें दिखाते हुए कहा कि पापा ज़्यादा नौटंकी मत करो, आप अच्छे से जानता हूँ ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, आपकी किडनी नहीं निकाली गई है। ये सुनकर तो रुद्र की आंखें अब और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी। उसने हैरानी से रोहान की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने भी अब अपने पेट पर हाथ लगाया तो उसके पेट पर तो कोई कट का निशान तक नहीं था, ना ही कोई दर्द हो रहा था। वो तो बस ऐसे ही नौटंकी कर रहा था। वो ये समझकर जल्दी से उठकर बैठ जाता है और फिर वो बार बार अपनी कमर से लेकर पेट तक हाथ लगाकर देख रहा था कि उसको कहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी कट का निशान नहीं मिल रहा था, ना ही उसे दर्द हो रहा था। और फिर उसने हैरानी से रोहान की तरफ देखा और फिर अपने कपड़ों की तरफ देखा। रुद्र उन्हीं कपड़ों में ही इस वक्त था जिस कपड़ों में जिया ने उसे इंजेक्शन दिया था, जिस कपड़ों में वो घर से नील को लेकर हॉस्पिटल आया था। इतने में ही जिया कमरे में आ जाती है और फिर जिया को देखकर रुद्र हैरानी से बोलता है कि
जिया दी नील कैसा है अब? तो जिया ने कहा कि सीनियर डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी वो ऑपरेशन थिएटर में ही है। तो रुद्र थोड़ा सा परेशानी आवाज़ में बोलता है कि तुम उसका ऑपरेशन नहीं करोगी क्या? तो जिया ने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वो मुझसे भी ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, वो जो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर है, जिनके अंदर सच में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उनमें से एक डॉक्टर तो अमेरिका में प्रैक्टिस करके आया है। तो फिर तुम ही सोचो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा केस हैंडल करेंगे, नील को कुछ भी नहीं होगा। रुद्र बोलता है कि लेकिन नील को किसकी किडनी मिली है? अगर तुमने मेरी किडनी नहीं ली है तो फिर किडनी किसकी मिली है? तो जिया भी कुछ बोलती उससे पहले ही रोहान ने कहा कि पहले आप मुझे ये बताओ कि जब मैंने आपसे ये पूछा था कि पापा आपको दर्द हो रहा है, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? क्यों बोला आपने अपने बेटे से झूठ कि आपको दर्द हो रहा है? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे आपका पूरा पेट ही फाड़ दिया गया हो, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था आपको। तो अब रुद्र के पास कोई भी जवाब नहीं था, उसने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। रुद्र ने भी अब थोड़ा सा गुस्से में रोहान की तरफ घूर कर देखा और फिर जिया की तरफ देखकर फिर से बोलता है कि प्लीज़ दी बताओ ना मुझे, जिया दी प्लीज़ क्या हुआ है बताओ, किसने दी है नील को किडनी? जिया ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी किडनी नील को नहीं देने दी, तुम्हारी किडनी नील को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये सुनकर तो रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और फिर इतने में ही रोहान ने फिर से पूछ लिया कि बताओ ना पापा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर आपको जब दर्द नहीं हो रहा था तो फिर आपने क्यों बोला कि आपको दर्द हो रहा है? अब रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। रुद्र भी खड़ा होकर रोहान के पास गया और फिर खींचकर एक थप्पड़ मारकर बोलता है कि मिल गया जवाब या फिर और सुनना बाकी है? क्या सुनना क्या चाहता है तो मेरे मुंह से? अब पहले मुझे ये बताओ कि नील को किसने किडनी दी है, किसकी किडनी तूने नील को दिलवाई है? रुद्र का थप्पड़ खाकर रोहान का मूड अब और भी ज़्यादा खराब हो गया था। उसने एक हाथ से अपने गाल पर हाथ रखा और फिर अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है कि पापा मैं नहीं बता रहा, आपने मुझे मारा क्यों मारा? आप तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं इतना ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, मगर फिर भी अब क्या आप अच्छे लगते हो मुझे मारते हुए? फिर भी आप मुझे मारते हो। एक तो आप इतना बड़ा झूठ बोलते हो कि मुझे दर्द हो रहा है और इतना ज़्यादा नाटक करते हो, ऊपर से थप्पड़ भी मुझे ही मार दिया। अब रुद्र थोड़ा सा इरिटेट होने लगा था। रुद्र बोलता है कि देख, मैं कई सालों से अपने गुस्से को कंट्रोल करके रख रहा हूँ, समझा? तू चुपचाप से बता दे, तुम्हारी माँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है हर रोज़ और फिर तुम भी अब अपनी माँ जैसे ही हरकतें कर रहे हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो गए हो तुम। किट्टू को तो मैं कुछ भी नहीं कह पाता हूँ, लेकिन तुम्हारा तो बैंड बजा दूंगा, तेरी तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। अब मुझे बता मुझे नील को किडनी किसने दी है, बता जल्दी। तो रुद्र की बात सुनकर तो अब रोहान ने फिर से वही सवाल किया, पहले बताओ कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला, क्यों कहा आपने कि आपको दर्द हो रहा है? पहले आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। तो रुद्र ने कहा कि गलती हो गई है महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। सच में हल्का हल्का दर्द हो रहा था पेट में, तो मुझे लगा कि शायद वो कट का ही दर्द हो रहा होगा। अब बता नील को किडनी किसने दी है? रोहान बोलता है कि रूपमती के बेटे राजीव राठी ने किडनी दी है। और ये सुनकर तो रुद्र और जिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। जिया ने अगले ही पल हंसकर कहा कि मानना पड़ेगा रुद्र, तुम्हारे बेटे को बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही किया है, बिल्कुल तुम्हारे अंदर का ही खून इसके अंदर है, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा। इसमें तुम्हें भी बचा लिया और अपने बड़े पापा को भी बचा लिया और फिर उस राजीव राठी को सजा भी दे दी। इतना कहकर जिया वहां से चुपचाप से बाहर जाने लगी और तभी रुद्र बोलता है कि नील का ऑपरेशन कब तक हो जाएगा जिया दी? तो जिया ने भी पलट कर कहा कि देखो, किडनी ट्रांसफर करना कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता है, टाइम तो लग ही जाएगा, 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। उसके बाद ही नील को ऑब्जर्वेशन में रख दिया जाएगा और फिर मान लो कि कल सुबह से पहले तो तुम नील से मिल भी नहीं सकते हो। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, नील को कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। इतना कहकर जिया वहां से चली गई और फिर उसके जाते ही रुद्र ने रोहान की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखा, लेकिन रोहान तो मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था और फिर रुद्र के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो 2 कदम अब अपने बेटे रोहान के पास गया और फिर उसे प्यार से अपने गले लगाकर बोलता है कि तुम ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी समस्या सुलझा दी है। मुझे प्राउड है कि तुम मेरा बेटा है और मुझ पर गया है। मुझे प्राउड है कि मेरे बेटे ने मुझे और अपने बड़े पापा दोनों को ही सेव कर लिया है, दोनों को ही बचा लिया है। और थोड़ी देर के बाद दोनों ही बाप बेटे उसी कमरे के सोफे पर आराम से आकर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर थोड़ा सा तनाव भी था। 2 घंटे काटना बिल्कुल भी आसान नहीं था दोनों के लिए। वैसे भी उनका एक एक पल अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कट रहा था। और तभी रुद्र बोलता है कि तुम्हें कैसे पता राजीव राठी रूपमती का ही बेटा है? तो रोहान भी अब रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि अभी आपने ही तो कहा है ना कि मैं आप पर गया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, तो फिर अपने आप से जुड़ी हुई बातों का पता तो लगाऊंगा ही ना, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं हर बात को? बस मैंने पता लगाया और फिर मुझे ये पता चल गया कि आश्रम का चेयरमैन राजीव राठी है, रूपमती और सोमनाथ का नाजायज औलाद। उसी
वक्त मुझे थोड़ा सा शक हो गया था। मैंने उसे किडनैप किया क्योंकि उसने मेरे और रूही के बीच में बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करी थी। उसने रूही की रिपोर्ट को बदलवा दिया था। जब मैंने उसे किडनैप किया और फिर उसी वक्त मुझे ये पता चल गया कि मेरे पापा की किडनी फेल हो गई है और इसीलिए मैंने उसका टेस्ट करवाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज सुबह ही आई थी। मैं आपको सुबह यही तो बताने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उससे पहले ही जिया माँ आपको इंजेक्शन दे चुकी थी और फिर आपकी आंखें बंद हो चुकी थी। और फिर क्या था, मैंने जिया माँ को सब कुछ आकर सच बता दिया और फिर जिया सासू माँ ने भी जल्दी से राजीव राठी का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट भी जल्दी से आ गई थी। फिर मैंने उसकी एक नहीं दोनों ही किडनी निकलवा ली। इतना कहकर रोहन तेज से हंसने लगा था और ये बात सुनकर तो रुद्र के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र ने भी रोहन की तरफ देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि क्या बात है, तू तो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार है, मुझसे भी 4 कदम आगे है, वो तो मर ही क्या होगा ना। तो रोहन ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मरा नहीं है तो फिर मर जाएगा ना पापा, हमारा दुश्मन तो कम ही हो जाएगा ना। वैसे भी उसकी वजह से न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई है, न जाने उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करी होगी। उसके लिए तो मौत भी बहुत छोटी सी सजा है, मगर फिर भी मैंने एक अच्छा काम तो कर ही दिया, उसे तो गर्म कढ़ाई के तेल में ही डाल देना चाहिए। इधर दूसरी तरफ प्रताप हाउस में सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था। सब बस मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि सबकी आंखें हल्की सी सूजी भी हुई थी। सब बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बैठे हुए थे। कोई भी नहीं सोया था, किसी ने भी एक पल के लिए भी लेट कर नहीं देखा था। यहाँ तक कि किसी ने एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करी थी। बस सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। तभी निशी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है। सबने निशी को देखा और फिर निशी तब तक नीचे आ चुकी थी। वो नव्या की ओर देखकर बोलती है कि माँ मैं मंदिर जा रही हूँ बड़े पापा के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है हमारे बड़े पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर बंदरों की टुकड़ी बोलती है कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नव्या ने कहा कि ठीक है चले जाओ, तुम सब मंदिर जाओ और प्रार्थना करना, साथ में रहना, और हाँ बिल्कुल भी फिक्र मत करना, भाई को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बंदरों की टुकड़ी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो सब निशी के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए थे। नियति बोलती है कि माँ मैं भी जाऊँ क्या मंदिर, मुझे भी मंदिर जाना है। तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नियति, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी डिलीवरी का टाइम भी बहुत ही नज़दीक आने वाला है, समझो ना बात को, प्लीज़ मत जाओ तुम। और हाँ जिद बिल्कुल भी मत करना, जाने कि तुम घर में ही प्रार्थना कर सकती हो, जाकर मंदिर के सामने तुम्हें जितनी प्रार्थना करनी है तुम कर लो। नियति जाना चाहती थी लेकिन वो अब जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसे ऐसा जाना ठीक भी नहीं लग रहा था। तो वहीं अंशिका ने भी अब अपनी माँ की बात को मानकर वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। वो दोनों ही वहाँ पर रुक जाती हैं। अरमान अंशिका को देखकर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, बड़े पापा को कुछ भी नहीं होगा, हम सब मिलकर बड़े पापा के लिए प्रार्थना करेंगे। अब अंशिका की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया था। उसने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बंदरों की टुकड़ी जो प्रताप हाउस से निकलकर सीधा गार्डन में आ चुकी थी, वो सारे ही अब एक गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ चले गए। मंदिर में सब परिक्रमा कर रहे थे। रूही ने भी एक बूढ़ी औरत को देखकर कहा कि माँ जी क्या सच में परिक्रमा करने से भगवान खुश हो जाते हैं और फिर हम उनसे जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। तो उस बूढ़ी औरत ने भी अब रूही की तरफ देखा और कहा कि देखो अगर तुम सच्चे मन से मांगोगी ना और फिर अच्छा मांगोगी तो फिर जरूर मिलेगा तुम्हें, लेकिन परिक्रमा तो 101 करनी होती है ना। तो संकल्प भी उस औरत की तरफ देखकर बोलता है कि परिक्रमा तो हम 1000 भी कर लेंगे, बस भगवान हमारी बात को मान ले, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। इतना कहकर उन सब ने अपने अपने जूते उतारे और फिर सब ने अपने हाथ जोड़े और फिर उस बड़े से मंदिर की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। सबके दिल में बस नील को ठीक करने की ही एक मन्नत लिए बैठे थे। सबसे आगे अरमान था, उसके पीछे संकल्प, फिर दक्ष, फिर पीछे धैर्य के पीछे रूही, निशी, धानी, सिया। सब अब एक एक करके परिक्रमा करने लगे थे। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी कि उनके पापा और उनके बड़े पापा को कुछ भी ना हो, उनके बड़े पापा और पापा दोनों ही जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बंदरों की टुकड़ी भी अब रात के समय उस मंदिर में परिक्रमा कर रही थी। जब वो गए थे तब तो बहुत ही सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी और फिर रात के 12 बज गए थे। वो लोग अभी भी नंगे पैर मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। सबके दिल में बस नील को लेकर ही प्रार्थना थी। सब बहुत ही ज्यादा परेशानी से, बहुत ही ज्यादा सच्चे दिल से अपने हाथ जोड़कर मंदिर की तरफ चक्कर लगा रहे थे। सब हाथ जोड़कर एक दूसरे के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। पिछले 2 घंटे से वो लोग बस चल ही रहे थे, कोई भी थककर 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बंदरों की टुकड़ी तो आज भगवान को प्रसन्न करके ही रहेगी। हालांकि अरमान वो तो कभी भी भगवान के सामने हाथ तक नहीं जोड़ता था, वो कभी भी भगवान को मानता ही नहीं था, उसे तो भगवान में कोई श्रद्धा ही नहीं थी। अंशिका के कहने पर ही घर के मंदिर में हाथ जोड़ लेता था कभी कभी, लेकिन आज तो उसे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे बस
बस भगवान ही है जो उसके बड़े पापा को वापस लेकर आ सकते हैं, जो उसके बड़े पापा और पापा को बचा सकते हैं। अरमान का तो बस नील से ज़्यादा ही अटैचमेंट भी था, लेकिन फिर भी प्रताप हाउस में अगर सबसे पहले किसी ने उसे समझाया था तो वो नील ही था। इसीलिए नील को वो सबसे ज़्यादा मानता भी था। कहीं ना कहीं अरमान का दिल भी अब नील को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे भी बस नील के लिए फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो भी परिक्रमा कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में निव्यांश, अवनी, रूहान और रुद्र चारों ही बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। रुद्र ने शुभ को वापस घर भेज दिया था, क्योंकि दादा दादी के पास भी कोई होना जरूरी था। सबको पता था कि निहाल दादा दादी को नहीं संभाल सकता है, बल्कि ऐसी सिचुएशन में तो उसे भी संभालने की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए रुद्र ने शुभ को घर वापस भेज दिया था, सबका अच्छे से ख्याल रखने के लिए। बेशक निहाल अपने परिवार के सामने कितना भी मजबूत बन जाता था, कितना भी ज़्यादा अकड़ कर रहता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसे भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था और इसीलिए शुभ को वो वापस घर भेज देता है। बाकी जो लोग कॉरिडोर में बैठे हुए थे उनकी सांसें तो बस जैसे तैसे चल रही थी। सबको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और घबराहट हो रही थी। अवनी भी बैठी तो थी, लेकिन उसकी आँखें एकदम से नम हो चुकी थी। नम आँखों से बस ऑपरेशन थिएटर के गेट की तरफ ही निहारी जा रही थी। तो वहीं रुद्र, रोहान और निव्यांश ने भी एक पल के लिए भी बैठकर नहीं देखा था कि कैसा होता है। वो तो बस कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। सबके दिल में बस नील के लिए ही प्रार्थना थी। निव्यांश रुद्र के पास आकर बोलता है कि चाचू कॉफ़ी ला दूं क्या आपके लिए? तो रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पीना है। रोहान ने निव्यांश को कुछ इशारा किया और फिर निव्यांश जाकर अवनी के पास बैठ जाता है। रोहान कॉरिडोर से होता हुआ वहां से बाहर की तरफ चला गया था और फिर थोड़ी देर के बाद 2 कप कॉफ़ी लेकर आता है। उसने एक कॉफ़ी निव्यांश की ओर बढ़ाई ताकि वो अवनी को पिला दे और फिर दूसरी कॉफ़ी रुद्र के पास लेकर चला जाता है। उसने कॉफ़ी रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि पापा, मैंने कहा ना कि बड़े पापा को कुछ भी नहीं होगा, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। लीजिए कॉफ़ी पी लीजिए। मेरे बड़े पापा का ठेका मैंने लेकर रखा है, तो मेरे होते हुए मेरे बड़े पापा को कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ना हो कि बड़े पापा डिस्चार्ज हो जाएं और फिर आपको एडमिट करवाना पड़ जाए, इसीलिए जल्द से जल्द इस कॉफ़ी को पी लीजिए। यह सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करके रूहान की तरफ घूर कर देखा तो रूहान बोलता है कि पापा, मैं भी प्रताप खानदान का ही बेटा हूँ, सिचुएशन को लाइट करना मुझे भी आता है, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप से कॉफ़ी पी लीजिए। कुछ भी नहीं होगा बड़े पापा को, हमारे बड़े पापा बिल्कुल ठीक होंगे जैसे पहले थे। और रुद्र ने भी अब पता नहीं क्यों कुछ सोच कर कहा कि और अगर कुछ हो गया नील को तो रोहान अब रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि तो फिर मैं कभी भी प्रताप हाउस वापस नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर तो रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने हल्का सा थप्पड़ रोहान के गाल पर मारते हुए कहा कि नौटंकी, एक नंबर का नौटंकी बाज है। तो रोहान भी कहाँ कम था, वो भी अब कॉम्प्लीमेंट को लेकर कमेंट मारता हुआ रुद्र से बोलता है कि हाँ हूँ तो प्रताप ब्लड लाइन का ही बेटा, नौटंकी होना तो लाजमी ही बनता है ना पापा। तो वहीं अवनी ने भी अपने निव्यांश की तरफ देखा और कहा कि नहीं बेटा, कॉफ़ी नहीं पीनी है मुझे कुछ भी नहीं पीना है, बस मेरा नील ठीक हो जाए, बस एक बार नील ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रुद्र जो कि अभी थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ था वो एकदम से बोलता है कि अवनी कॉफ़ी पी लो, नील को कुछ भी नहीं होगा, हमारा नील बिल्कुल ठीक है। अवनी ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने अपनी कॉफ़ी रूहान के हाथ में थमाई और फिर बोलता है कि रुको, मैं अवनी को कॉफ़ी पिलाकर आता हूँ। फिर वो जाकर अवनी के पास खड़ा हुआ और फिर बोलता है कि मान जाओ ना अवनी, प्लीज़ कॉफ़ी तो पी ही लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ खा लो, बच्चों का दिल रह जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान है और अब तुम ऐसे परेशान होगी तो हमारे बच्चे और भी ज़्यादा परेशान होगा। मैं भी तो पी रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, हमारे नील को बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अवनी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मेरे नील के लिए उपवास रखूंगी मैं, इस बार मेरे नील को अगर कुछ भी हो गया ना तो फिर रुद्र अभी बोलता है कि पिछली बार तो मैंने कुछ भी नहीं होने दिया था, तो इस बार कैसे होने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, पी लो प्लीज़ प्लीज़ पी लो अवनी कॉफ़ी। तो अवनी ने सिर फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश बोलता है कि माँ प्लीज़ पी लो, तबीयत खराब हो जाएगी आपको, पापा आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि मेरी चोरनी को क्या हुआ है, मेरी चोरनी कहाँ पे है, तो फिर हम क्या कहेंगे बताइए आप, उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी और फिर बराबर वाले बेड पे आपको भी एडमिट करवाना पड़ेगा। और तभी रूहान बोलता है कि हाँ निव्यांश तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे तो यही लगता है कि पापा और बड़ी माँ दोनों को ही यही हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाना पड़ेगा। और फिर ये मुझे पता नहीं है कि घर में कितने लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटल में आज ही के आज एडमिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो ऐसे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जैसे हमारे बड़े पापा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहे हैं। तो ये सुनकर तो अब अवनी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रुद्र भी पंजों के बल बैठता हुआ बोलता है कि देखो अवनी, तुम मुझसे उम्र में कितनी ज़्यादा छोटी हो, बहुत छोटी हो तुम, लेकिन रिश्ते में बहुत
बहुत बड़ी हो मुझसे, इसीलिए तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता देवर भाभी का भी है, और फिर कहीं ना कहीं तुम बचपन से लेकर आज तक मुझे भैया बोलती आई हो ना, तो फिर तुम मेरी बहन भी हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के नाते समझा रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इसी रिश्ते का मान रख लो ना, पी लो कॉफ़ी प्लीज़, बच्चों का दिल रह जाएगा और फिर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगी। अवनी ने इस बार थोड़ा सा रुद्र की बातों को नहीं टाला, और फिर वैसे भी वो रुद्र की बात को कम ही टालती थी। हमेशा से वो रुद्र की बात को मानती आई थी, शुभ होता तो उससे वो लड़ने लगती थी, लेकिन रुद्र को सच में वो भैया ही मानती थी और फिर उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करती थी। इसीलिए उसने भी अब उसके हाथों से कॉफ़ी ली और फिर पीने लगती है। तो रुद्र ने भी रोहान की तरफ देखा और कहा कि ला ला मेरी कॉफ़ी भी मुझे दे दे। तो रोहान ने भी अब कॉफ़ी का मग रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देखा बड़ी माँ, कॉफ़ी पीने के लिए कैसे उतारू रहते हैं पापा, बस एक बार इनसे गलती से भी कोई कह दे कॉफ़ी पियोगे क्या, फिर देखो नींद में भी उठकर बैठ जाएंगे। तो रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से में रोहान की तरफ घूर कर देखा और फिर रोहान के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बेशक से वो सारी सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश कर रहा था, सबको मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं सबको बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद रुद्र ने समय देखा और बोलता है कि यार 2-3 घंटे तो हो गए हैं ना, कब तक चलेगा हमारे नील का ऑपरेशन, पता नहीं डॉक्टर कब निकलेंगे बाहर। इतना कहकर उसने एक लंबी सी सांस ली और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्र का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन होने वाला है, क्योंकि अब रुद्र को भी बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही थी। रोहान बोलता है कि प्लीज़ पापा बीपी को मत बढ़ाना आप प्लीज़, हर काम समय से ही होता है, आप इतना ज़्यादा फिक्र मत करिए। इतने में ही ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर्स बाहर आते हैं और फिर उन सारे डॉक्टर्स को देखकर उन चारों की सांसें एक बार फिर से रुक गई थी। चारों ही अब हैरान होकर और बड़ी आंखें करके उन डॉक्टर्स को देख रहे थे। उन डॉक्टर्स ने भी अब सामने देखते हुए कहा कि मिस जिया, तो सबने हल्का सा पीछे पलट कर देखा तो जिया वहीं पर खड़ी हुई थी उन लोगों के पीछे ही। तो रुद्र बोलता है कि तुम घर नहीं गई क्या जिया? तो जिया ने कहा कि अच्छा मेरे फ्रेंड का ऑपरेशन हो रहा और फिर मैं घर चली जाऊँ, ऐसे कहाँ पे लिखा है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर कोई मुसीबत में कहीं जाता है। मैं उसकी रिपोर्ट मॉनिटर कर रही थी, मैं नील को कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली। खैर छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिजनेस पर ध्यान दो तुम लोग, बस बिजनेस पर, समझे? इतना कहकर वो थोड़ा सा आगे चलकर अब सीनियर से डॉक्टर के सामने गई और फिर उन सब से बातें करने लगती है, जिसका एक शब्द भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सब बस बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से उन डॉक्टर्स और जिया को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग जिन बड़ी बड़ी मेडिकल वर्ड का नाम ले रहे थे वो उनमें से किसी ने भी कुछ सुना तक नहीं था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। सब बहुत ही ध्यान से उनकी कन्वेंशन को सुनने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घंटा किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबकी सांसें बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। रुद्र ने धीरे से रोहान के कान में कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? तो रोहान ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि नहीं पापा, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। फिर उसने निव्यांश की तरफ देखा और फिर निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और इशारा करते हुए कहा कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। इतने में ही अवनी बोलती है कि जिया दी, नील कैसे हैं, ठीक तो है ना वो? तो जिया ने भी अब अवनी की आवाज़ सुनकर हल्का सा पीछे पलटकर अवनी को देखा और फिर देखते ही रह गई। आज उसे 30 साल पहले वाली अवनी नजर आ रही थी, जो उस वक्त नील के जाने से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, जो अवनी बिल्कुल अपनी हालत को ध्यान ही नहीं दे रही थी, जो एकदम से मरने जैसी लग रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। जिया एक ही मिनट में, अब जिया की आंखों में भी वो पल एकदम से घूम गया था जब उसने अवनी को ऐसे पहली बार देखा था। कुछ सोचकर जिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि नील बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन में है, अभी तुम लोग नहीं मिल सकते हो, नील को अभी होश नहीं है। इतने में ही रुद्र जिया की तरफ देखकर बोलता है कि तो फिर ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई, क्यों नहीं हमें बताई? तो जिया ने अब रुद्र को थोड़ा सा गुस्से में घूर कर देखा और फिर हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर से बोलती है कि मैं अभी बात कर रही हूँ ना, तुम बाद में बात करना, बाद में बात करेंगे, अभी चुपचाप शांति से खड़े रहो। तो रोहान बोलता है कि वाह वाह सासू माँ, बड़ी माँ को आंसर करने के लिए आपके पास समय है और हमारी बातों का आंसर करने के लिए आपके पास समय ही नहीं। अरे यार, ऐसी कौन सी बात होती है जो बड़ी माँ को आप बता सकती हो लेकिन हमें जवाब नहीं दे सकती? तो जिया को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, खासकर वो रोहान को लेकर तो अब और भी ज़्यादा जल्दी से गुस्सा हो जाती थी। वो भी थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगी अभी के अभी, समझे तुम? और फिर तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अंदर आ जाओ, समझे? तो चुपचाप शांति से यहाँ पर खड़े रहो, नहीं तो अभी के अभी इस हॉस्पिटल से बाहर मिलोगे। फिर वो वापस से सीनियर डॉक्टर की तरफ देखकर धीरे धीरे बातें करने लगती है। थोड़ी देर के बाद सीनियर डॉक्टर वहाँ से चले गए थे और फिर जिया ने पलट कर उन चारों की तरफ देखा तो रोहान तो थोड़ा सा मुंह बनाकर जिया की तरफ देख रहा था।
तभी जिया बोलती है कि तुम्हारे मुंह बनाने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम। चाहे जितना अच्छा मुंह बना लोगे ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि रुद्र, ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन अभी 4 घंटे ऑब्जर्वेशन में ही रहना पड़ेगा नील को। उसके बाद ही पता चलेगा कि नील की कंडीशन अभी कैसी है, नील को कब तक होश आएगा। पर ये समझो कि यहाँ तक हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए हैं। नील का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अब बस हम लोग जल्द से जल्द नील से मिल पाएंगे। नील को होश आ जाए उसके बाद सुबह आप सब उससे मिल सकते हैं और फिर हमारा नील एकदम खतरे से बाहर होगा। अवनी अब वहीं पर बैठी हुई जिया की बातों को सुन रही थी। जिया अवनी के पास आती है और धीरे से आवाज से बोलती है कि अवनी, तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। तुम चलो पहले मेरे कैबिन में आराम से रेस्ट कर लो, तब जाकर तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी सही होगी। तो अवनी ने भी जिया की तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो जिया बोलती है कि अवनी, कभी तो मेरी बातों को मान लिया करो ना तुम प्लीज। दी बोलती हो ना मुझे तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से उठो और फिर मेरे कैबिन में थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तुम्हारी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और फिर कैसे जाओगी तुम अपने नील के सामने, कैसे मिलोगी अपने नील के। अगर तुम्हारी तबीयत खराब रही तो तुम नील से नहीं मिल पाओगी। अब तो नील का ऑपरेशन भी सफल हो गया है ना, बहुत ही जल्द हमारा नील बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह तक इंतजार करना है, फिर हम उसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे और सब उससे मिल सकते हैं। तो अवनी नम आंखों से फिर से जिया की तरफ देख रही थी और फिर जिया ने इस बार थोड़ा सा जबरदस्ती अवनी की बाजू पकड़ी और उसे उठाया और फिर अपने साथ अपने कैबिन में लेकर चली जाती है। उसके जाते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे और फिर से कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगे थे। कहीं ना कहीं अब थोड़ी थोड़ी राहत की सांस उन तीनों को मिल चुकी थी। एक पड़ाव तो वो पूरा कर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं सबको अब थोड़ी सी तसल्ली मिली थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब नील को कुछ भी नहीं हो सकता है। नील जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और अब नील ऑब्जर्वेशन में ही रहेगा। तो वही मंदिर में वो लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके थे। बस वो चारों पांचों एकदम से परिक्रमा पर परिक्रमा किए जा रहे थे। बस उस मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं और फिर पिछले कई घंटों से वो मंदिर की परिक्रमा करते जा रहे थे। किसी को भी कुछ होश नहीं था कि वो कितने ही घंटे से लगातार चल रहे हैं। वो एक पंडित जी ने भी अब बच्चों की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला कि जिस घर के भी ये बच्चे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा संस्कारी हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं ये। और पंडित जी ने भी ये बात बंदरों की टुकड़ी को मंदिर में देखकर ही कह दी थी कि लेकिन पंडित जी को क्या पता था कि बंदरों की टुकड़ी 1 नंबर की शरारती है, 1 नंबर की बदमाश है और नौटंकीबाज है। लेकिन शरारत होने के बाद भी वो संस्कारी भी बहुत ज़्यादा है। बंदरों की टुकड़ी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल की थी। आखिरकार सुबह के 5 बजे का समय था। मंदिर में धीरे धीरे अब भक्तों का आगमन शुरू हो गया था, लेकिन बंदरों की टुकड़ी का रुकना तो बंद ही नहीं हुआ था। वो तो बस अभी भी चलते रहते हैं। पहली बार था कि इतना समय साथ में बिताने के बाद उन्होंने आपस में कोई भी बात नहीं करी थी। बस सब अपने मन में नील के लिए प्रार्थना करते करते परिक्रमा कर रहे थे। बस भगवान का नाम लिए चलते जा रहे थे। बीच बीच में उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, जिन्हें वो खुद को संभाल लेते थे और अपने आप में ही अपने आंसुओं को पोंछ लेते थे। सबको बस बड़े पापा से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। अगर गलती से भी उनके बड़े पापा को गलती से भी कुछ हो जाता तो शायद सब अंदर से कभी भी खुश नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुद को टूटा हुआ ही महसूस करते। आखिरकार सुबह के 6 बजे का समय था और अरमान का फ़ोन वाइब्रेट होता है। अरमान ने परिक्रमा करते हुए फ़ोन की तरफ देखा और वो फ़ोन रोहान का था। रोहान उसे कॉल कर रहा था। अरमान ने भी जल्दी से फ़ोन उठाया और फिर स्पीकर पर डाल दिया। क्योंकि अरमान सबसे आगे था इसीलिए वो एकदम से रुक गया और फिर उसके पीछे पीछे सब लोग रुक जाते हैं। अरमान ने फ़ोन स्पीकर पर डालकर कहा कि हाँ रोहान, बड़े पापा कैसे हैं, क्या उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो रोहान बोलता है कि पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है और फिर बड़े पापा को होश भी आया था। तुम सब कहाँ पर हो, जल्दी से जल्दी सबको लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, हमारे बड़े पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और ये सुनते ही सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो अरमान भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि जिया आंटी, हम सबको मिलने देंगी क्या हमारे बड़े पापा से। तो रोहान बोलता है कि अरे नहीं, मिलने नहीं देंगी तो फिर जिया माँ को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर लेंगे ना, ऐसे कैसे नहीं मिलने देंगी वो हमारे बड़े पापा से। लेकिन तुम सब जल्दी से आओ और पापा जब हम सबको साथ में देखेंगे ना तो उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से बस हॉस्पिटल आ जाओ तुम लोग। वो थोड़े से होश में आए थे मगर फिर से बेहोश हो गए हैं। लेकिन अब जिया माँ ने कहा है कि 10 बजे के बाद होश आ जाना चाहिए बड़े पापा को। तुम सब जहाँ कहीं भी होना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर तो अरमान ने भी अब जल्दी से फ़ोन काटा और फिर सबकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अब सब जल्दी जल्दी से वहीं भगवान की सीढ़ियों के पास एकदम से आकर लेट गए थे और भगवान को लेट कर प्रणाम कर रहे थे। अरमान ने भी उन सबको देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर
वो भी ऐसे ही लेट गया। हालांकि अरमान के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नया था। उसने सच्चा देवा हाउस में ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया था, ना ही उसने कभी भी कोई भी मंदिर में गया था और ना ही कभी पूजा पाठ में कोई भी हिस्सा लिया था। लेकिन जब से वो बंदरों की टुकड़ी के संपर्क में आ गया था, तब से सब कुछ करने लगा था। सारे संस्कार, सारी अच्छी चीज़ें, सारी गंदी चीज़ें, सब कुछ उसके अंदर आ गया था। जैसे ही बंदरों की टुकड़ी को ये पता चला कि उनके बड़े पापा का ऑपरेशन ठीक से हो गया है, सक्सेसफुल रहा, तो उन्हें भी अब जल्दी से भगवान के सामने प्रणाम किया और फिर जल्दी जल्दी से मंदिर से बाहर आ जाते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ियों में आकर बैठे और फिर सीधा हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। सब नंगे पैर ही थे। किसी के पैर में खून निकल रहा था तो किसी के पैर सूजे हुए थे, किसी के पैर में छाले पड़ गए थे और इसीलिए किसी से जमीन पर पैर भी नहीं रखा जा रहा था। सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सब कहीं ना कहीं उस दर्द को झेल भी रहे थे, मगर फिर भी उनका ध्यान तो उस दर्द पे था ही नहीं, बल्कि इस बात की खुशी हो रही थी कि उनके बड़े पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और वो उनके बड़े पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब अब जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जाते हैं। रूही, निशी, सिया, इनके तीनों के पैर में तो हल्का हल्का सा खून निकल रहा था। तीनों के ही पैर एकदम से सूजे हुए थे और छाले पड़े हुए थे। कॉरिडोर के फ्लोर पर कहीं ना कहीं हल्के हल्के से खून के धब्बे भी लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी जरा सा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पैर में भी कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितने ज़्यादा सूजे हैं और कितना ज़्यादा छाले निकले हुए। बल्कि वो सारे बस एक कमरे के बाहर आकर पहुंचते हैं जहां पर नील को शिफ्ट किया गया था। सब चुपचाप से बस बाहर कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और सबने एक बार अरमान की तरफ देखा। अरमान बोलता है कि पहले मैं देखकर आता हूँ, जो भी सिचुएशन होगी ना तुम सबको आकर बताऊंगा। सबने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अरमान, जो बहुत ही धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। आधी प्रताप फैमिली बाहर ही खड़ी थी और आधी प्रताप फैमिली नील के आसपास में खड़ी हुई थी। अरमान ने पूरा गेट खोला और फिर बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और उन्हें चुपचाप अंदर आने का इशारा किया, तो बंदरों की टुकड़ी भी अब दबे पांव से धीरे धीरे करके अंदर आ गए थे। सब अब नील को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे थे। शायद सच्चा देवा फैमिली में अजीत और प्रताप फैमिली में दादा दादी ही घर पर थे, बाकी सब तो अब यहीं पर आ चुके थे नील को देखने के लिए। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांति से नील के पास में ही खड़े थे। इतना बड़े परिवार होने के बावजूद भी सब बहुत ही ज्यादा चुपचाप से शांति से खड़े हुए थे। सबकी नज़र तो बस अब नील पर ही टिकी हुई थी और नील, उसे अभी तक होश नहीं आया था। नील आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटा हुआ था। रोहान ने समय देखा तो 10 बजने ही वाले थे, लेकिन अभी तक होश नील को नहीं आ रहा था। और तभी जिया कमरे में आती है। जिया ने सबको वहां पर देखा तो उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि सारी पूरी प्रताप फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। तो जिया ने थोड़ा सा गुस्से से उन लोगों को देखा और कहा कि अजीत अंकल और दादा दादी को भी ले आते ना, उन्हें क्यों छोड़ा है तुम सब वहाँ घर पर। वहीं कल रात से जिया भी 1 मिनट के लिए भी अपने घर नहीं गई थी। वृंदा, जय, वीरू भी बार बार जिया को फोन करके बार बार हर चीज पूछ रहे थे और फिर जिया बार बार उन्हें समझाती समझाती थक गई थी। जिया को भी अब बहुत ज्यादा इरिटेशन और गुस्सा आ रहा था। जिया ने स्ट्रिक्टली अपनी फैमिली को यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया था। उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी उसके घर से हॉस्पिटल नहीं आएगा अभी नील को देखने के लिए, मगर फिर भी दिया और दक्ष नहीं माने और वो दोनों यहाँ पर आ जाते। अगर जिया मना नहीं करती तो शायद जय, वीरू और वृंदा भी इसी कमरे में ही अभी होते। तो जिया ने काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र की तरफ घूर कर देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए बहुत ही धीरे से बोलती है कि यहाँ पर मेला लग रहा है, क्या पेशेंट को आराम करने दोगे या फिर नहीं? तुम लोग तो बस आकर अपनी छत्र छाए में इन लोगों को भी ले आए। तो रुद्र ने एक नज़र कमरे की तरफ देखा तो वहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। रुद्र ने अपने परिवार को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन जो भी था, लेकिन मुसीबत के समय उसका पूरा परिवार उसके साथ में खड़ा रहता था। रुद्र ने इस बार थोड़ा सा धीरे से और प्यार से जिया की तरफ देखा और कहा कि तुम नहीं जानती हो जिया दी, हमारा परिवार कैसा है। बहुत ही अच्छा परिवार है जो किसी भी मुसीबत में किसी को भी नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिया धीरे से बोलती है कि हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी तो होते हैं ना रुद्र। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब के सब बाहर निकलो, निकलो यहाँ से, अभी कोई भी इस कमरे में नहीं रहेगा। और तभी संकल्प धीरे से बोलता है कि अरे जिया आंटी, पक्का प्रॉमिस, हम में से कोई भी कोई आवाज़ नहीं करेगा, बस चुपचाप से ऐसे ही खड़े रहेंगे। जिया ने थोड़ा सा गुस्से में संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर धीरे से बोलती है कि तुझे मैं बाद में देखती हूँ, समझा? तू तेरा बाप कहाँ है? तेरे बाप को पहले देखना है। और तभी शुभ संकल्प के पीछे से निकलकर थोड़ा सा आगे आया और फिर बोलता है कि जिया थी, बाप यहीं पर खड़ा है, लेकिन प्लीज़ इस बार मैं अपने बेटे के साथ में ही हूँ, सही तो कह रहा है
मेरा बेटा, हम लोग बिल्कुल चुपचाप से खड़े रहेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, बस हम अपने भैया को देखना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें यहाँ पर खड़े रहने दो ना, कहो तो हम दीवार से जाकर चिपक जाएं। तो जिया को तो अब मन ऐसा कर रहा था कि जैसे अपना माथा वहीं पर दीवार पर ही पटक ले। तो जिया बोलती है कि देखो, मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ, तुम सबकी दिल की हालत को भी समझ रही हूँ, लेकिन नील अब बिल्कुल ठीक है, तुम लोग बाद में भी तो मिलने आ सकते हो ना, एक एक करके तुम सब एक एक करके मिलने आओगे, एक बार में कोई नहीं मिलेगा। सबने एक साथ नाम में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया दांत पीसते हुए रुद्र को देख रही थी, क्योंकि एक अकेला रुद्र ही था जो सबको वापस भेज सकता था। इतने में ही निहाल ने धीरे से कहा कि ए जिया, सुन ना, बस एक बार प्लीज नील को होश आ जाए, फिर हम सब नील को देख लेंगे ना, उसके बाद अपने अपने आप चले जाएंगे अपने अपने घर। तो जिया ने थोड़ा सा गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखा तो फिर निहाल ने तो झट से अपने हाथ जोड़ लिए थे, और जैसे ही निहाल ने अपने हाथ जोड़े वैसे ही पूरी प्रताप फैमिली ने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे और उम्मीद भरी नजरों से जिया की तरफ देखने लगे थे। जिया ने अभी शोभित की तरफ देखा तो वो भी अब हाथ जोड़े हुए ही खड़ा हुआ था, उसके बराबर में शिखा भी। आखिरकार शोभित और शिखा की भी अब नील को अपने बड़े भाई जैसा ही तो समझते थे, उन दोनों को भी अब नील के लिए बहुत ज्यादा परवाह हो रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच में अभी जो भी दूरियां खत्म हुई थी वो सब कुछ नील की वजह से ही तो हुआ था। नील ने तो अपने लिए सबके दिल में जगह बनाकर रखी थी, नील के लिए तो कोई भी ऐसा नहीं था जो परेशान नहीं था। जिया अजीत शोभित को देखकर बोलती है कि शोभित, कम से कम तुम तो समझो ना बात को। शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं थी, नील भैया ये कहते हैं कि दिल के मामलों में दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, और फिर इस मामले में मैं निहाल के साथ हूँ, मैं भी अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा। मेरा दिल कहता है मुझे यहाँ पर रहने के लिए। नील को एक बार होश आ जाएगा ना तो फिर हम सब नील भैया को देख लेंगे और फिर हम यहाँ से खुद ही चले जाएंगे, कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, नील भैया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज़ प्लीज़ अब हमें यहाँ पर खड़ा रहने दो ना। तो जिया ने भी रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने इस बार फिर से हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना दी, प्लीज़, मैं जानता हूँ मेरे ही बच्चे हैं, नहीं जाएंगे, अच्छे से पता है मुझे, जब तक नील को होश नहीं आएगा और ये लोग देख नहीं लेंगे ना, ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर की ही तो बात है, देखो ना बस अब 10 बजने ही वाले हैं। तो जिया थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि 10 बजने का मतलब ये नहीं है कि सही 10 बजे ही अपनी आंखें नील खोल देगा, अरे अलार्म थोड़ी ना है जो राइट 10 बजे ही अपनी आंखें खोल देगा, 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, अरे कुछ भी टाइम हो सकता है, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था कि 10 बजे के बाद होश आ जाएगा। रुद्र अभी कुछ बोलता उससे पहले ही रूहान बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सासू माँ, हम लोग 12 बजे तक इंतजार कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पर खड़े रहने में, यकीन मानो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब देखो ना हम लोग कितनी ही धीरे धीरे से बातें कर रहे हैं, किसी को भी कुछ सुनाई दे रहा है क्या? तो जिया ने थोड़ा सा गुस्से में घूर कर बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर अचानक से उसकी नज़र पैरों पर जाती है। सबके पैर बहुत ही ज़्यादा सूजे हुए थे और छाले पड़े थे और किसी किसी के पैर से खून भी निकल रहा था। जिया धीरे से बोलती है कि कम से कम अपने पैरों का ट्रीटमेंट तो करा लो, देखो ना कितने ज़्यादा पैरों में चोट लगी है तुम लोगों के। सबने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बस एक बार बड़े पापा को देख लें, वो होश में आ जाए, अगर उन्हें होश में देख लेंगे ना तो उसके बाद ट्रीटमेंट भी करा लेंगे अपना। अब जिया को सबके सामने हार माननी ही पड़ी थी और फिर वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा पागल रहते हैं सब इस फैमिली में। जिया गुस्से में सबको घूर रही थी और फिर चुपचाप से हाथ बांधकर नील के सिरहाने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर धीरे से नील को देखकर बोलती है कि उठ जाओ नील प्लीज़, वरना ये लोग नहीं जाएंगे, ये लोग यहीं पर जम जाएंगे, प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो। सबके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी रूहान भी जिया की तरफ देखता है और फिर जिया को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए बोलता है कि अरे सासू माँ को बातों को ना थोड़ा सा देर में ही समझ में आती है, थोड़ी देर में ही सासू माँ को बात समझ में आती है। रुद्र ने गुस्से में रूहान की तरफ घूर कर देखा तो रूहान ने भी हल्की सी आंख मार दी। रुद्र ने हल्की सी नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल अपने चाचू पर गया है तो। सब चुपचाप से खड़े हुए थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बस सब अब नील की तरफ ही देख रहे थे और नील के उठने का इंतजार कर रहे थे। बंदरों की टुकड़ी को नींद भी नहीं आ रही थी, ना ही उन्हें अपने दर्द का जरा सा भी परवाह हो रही थी, बस एक बार वो नील की आंखों को खोलने का इंतजार कर रहे थे, बस एक बार नील को होश में देखने का इंतजार कर रहे थे। और फिर आखिरकार 11:15 बज गए थे, यानी कि पूरा सवा घंटे बाद नील ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खड़ा हुआ था जो उसे ही देख रहा था, लेकिन सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसकी नजर सबसे पहले रुद्र से मिलती है, उसकी आंखों के सामने रुद्र ही खड़ा हुआ था। रुद्र के पास अवनी जो नम आंखों से नील को ही देखे जा रही थी, जो बहुत ही उम्मीद भरोस नजरों से बस नील को ही
भी देख रही थी। नील ने एक एक करके पूरे परिवार को देख लिया और उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं बंदरों की टुकड़ी तो हैरानी से नील को देख रही थी और फिर अभी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि नील को होश आया है या फिर नहीं आया है। नील ने भी आंखें बहुत ही धीरे से और छोटी सी खोली थी और फिर तभी रुद्र ने जिया से कहा कि नील को होश आ रहा है क्या। तो जिया ने अभी नील की तरफ देखा और बोलती है कि हाँ हाँ नील को अब होश आ रहा है, लेकिन तुम लोग शोर बिल्कुल भी मत मचाना, बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। तो जिया ने अभी इतना ही कहा था कि तभी बंदरों की टुकड़ी उछलते हुए बोलती है कि यस 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 यस, बड़े पापा को होश आ गया, अब हमारे बड़े पापा खतरे से बाहर हैं, हमारे बड़े पापा ठीक हो गए हैं। जिया ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बंदरों की टुकड़ी की तरफ पलट कर घूर कर देखा और फिर बंदरों की टुकड़ी एकदम से शांत हो गई थी। तो वहीं नील उसके होंठों के कोने एकदम से मुड़ गए थे और हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। नील ने अपना एक हाथ हल्का सा उठाया, जिया ने उसका हाथ जल्दी से पकड़ लिया। वैसे तो सब नील के पास आना चाहते थे, लेकिन सब जिया से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, क्योंकि जिया बहुत ही ज़्यादा पहले से ही गुस्सा थी उन सबको वहाँ पर इकट्ठा देखकर। वैसे भी जिया ने बड़ी मुश्किल से तो उन सबको वहाँ पर रुकने की परमिशन दी थी। तो शायद नील अभी कुछ बोलना चाहता था, इसीलिए उसने अपना एक हाथ उठाया था। तो जिया ने अपना कान नील के होंठों के पास किया और फिर नील धीरे से बड़बड़ाता है, रुद्र रुद्र को भेजो मेरे पास। तो जिया ने अभी रुद्र की तरफ इशारा किया और फिर उसे अपने पास आने का इशारा किया। रुद्र भी अब जल्दी से उसके इशारों को पाकर नील के पास गया और फिर उसने नील का एक हाथ पकड़ लिया और जिया जो थोड़ा सा पीछे हट जाती है। रुद्र ने भी अपना कान नील के होंठों के पास किया। तो फिर नील हल्की आवाज में बोलता है कि रुद्र इन सब से कह दे कि ये लोग घर चले जाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अब तो मुझे होश भी आ गया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन लोगों को घर भेज दो। तो रुद्र ने बंदरों की टुकड़ी और बाकी परिवार वालों को देखकर कहा कि नील कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम सब घर चले जाओ। और सब बिना आवाज़ किए उछलने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। यहाँ तक कि बंदरों की टुकड़ी ने तो अब नाचना भी शुरू कर दिया था। सब वहीं अंदर ही नाचने लगते हैं और ये देखकर नील के चेहरे की मुस्कुराहट तो बढ़ती चली जा रही थी। उसे अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसका परिवार एक साथ है और कितना ज़्यादा खुश है उसके ठीक हो जाने से। तो नील ने एक बार फिर से रुद्र को हल्का सा झुकने का इशारा किया और फिर रुद्र ने फिर से अपने कान नील के होंठों पर जाकर लगाए। तो नील फिर से बोलता है कि यार इन गधों से कह दो ना कि ये लोग मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, पता है मुझे कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। अगर खुद नारायण भी मुझे लेने के लिए आ जाएंगे ना तो फिर इन गधों को देख लेंगे और फिर इन बंदरों को देख कर तो वापस चले जाएंगे। मुझे पता है कि ये बंदर मुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। ये सुनकर तो रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भी भीग गई थी। उसने जल्दी से अपनी भीगी हुई आंखों को स्ट्रिक्टली हैंडल किया, लेकिन फिर भी उसके आंसू नील के गाल पर टपक गया था। नील उसकी आंखें भी अब हल्की हल्की सी नम हो गई थी, लेकिन रुद्र ने उसे हल्की सी नाव में अपनी गर्दन हिलाकर शांत रहने का इशारा किया और फिर नील ने भी अपनी पलकें झपका दी। रुद्र को अब जाकर इतना ज़्यादा सुकून मिला था कि फाइनली अब नील बिल्कुल ठीक है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल है। रुद्र ने भी अब सबकी तरफ देखा और बोला कि अवनी को छोड़कर सबके सब अभी के अभी घर चले जाओ, सबका मतलब सब, कोई भी यहाँ पर अब नहीं रुकेगा। इतना कहकर उसने रोहान और निव्यांश की तरफ देखा तो निव्यांश और रोहान दोनों ने ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर सब एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। और देखते ही देखते अब सब वहाँ से चले गए थे। जाना तो अभी कोई भी नहीं चाहता था नील को अकेला छोड़कर, लेकिन अभी रुद्र के सामने तो किसी की भी नहीं चलती थी। वहाँ पर बस रुद्र और अवनी ही बचे थे। नील अवनी को देख रहा था और अवनी नम आंखों से नील को देखे जा रही थी। नील ने एक बार फिर से रुद्र को झुकने का इशारा किया और फिर रुद्र हल्का सा फिर से झुककर नील के बात को सुनने लगता है। नील धीरे से बोलता है कि यार ये चोरनी मुझे इतना ज्यादा गुस्से में क्यों घूर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी के अभी खा जाएगी मुझे। ये सुनकर तो रुद्र को बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई थी और उसके चेहरे की हंसी देखकर अब नील को भी हंसी आ रही थी। उसने नील की तरफ देखा और कहा कि भाई तू ठीक हो जा यार, फिर ये चोरनी तेरा क्या करेगी ये तो कोई भी नहीं जानता है, तुझे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि सच में तेरी चोरनी ना तुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, अब तो तेरी बैंड बजाकर ही रहेगी। नील हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये चोरनी मुझे मेरी ना बैंड बजाकर रखेगी। रुद्र प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर कहीं भी मत जा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइयो यार प्लीज। तो रुद्र बोलता है कि यार तू फिक्र मत कर, इस कंडीशन में तो तेरा कुछ भी नहीं करेगी तेरी चोरनी, मगर पहले तुझे ठीक हो जाने देगी और फिर तेरी खूब सेवा करेगी, इतना मुझे पता है। और जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना तो फिर दूसरी वाली सेवा भी तेरी करेगी, और जब वो तेरी दूसरी वाली सेवा करेगी ना तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, बड़ा ही खुश हो जाऊंगा मैं। तो नील ने हल्का सा मुंह बनाकर रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट अब थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी। नील ने हल्का सा अवनी की तरफ देखा तो अवनी की आंखों से आंसू टपक गया था। अब नील ने भी हाथ हिलाकर
जाकर अवनी को अपने पास आने का इशारा किया और फिर बस अवनी से भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो बस इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत ही देर से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही नील ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, वैसे ही वो सीधा नील के सीने से जा लगती है और उसके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली नील का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब हमारा नील बिल्कुल ठीक है।